इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र के वसूली कांड पर जो शिवसेना और एनसीपी अब तक साथ होने का दिखावा कर रहे थे, उसकी रियल पिक्चर अब देश के सामने आने लगी है। देशमुख पर शिवसेना और एनसीपी का टकराव अब खुल गया है। शिवसेना ने सचिन वाजे को लेकर अनिल देशमुख पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और शिवसेना ने मुखपत्र सामना में पूछा है। मुंबई पुलिस कमिश्नरेट में बैठकर सचिन वाजे करोड़ों की वसूली कर रहा था और गृह मंत्री को इस बारे में जानकारी कैसे नहीं थी। शिवसेना ने यह भी सवाल उठाया, आखिर सचिन वाजे को इतने असीमित अधिकार किसने दिए। शिवसेना की ओर से सामना में लिखा गया कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के एक्सीडेंटल गृह मंत्री हैं। सबसे पहले सामना का वो लेख देखिए जिससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि शिवसेना एनसीपी में ऑल इज वेल नहीं है। सामना में लिखा है कि कुछ महीने में जो कुछ हुआ उसकी वजह से महाराष्ट्र के चरित्र पर सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन सरकार के पास डैमेज कंट्रोल की कोई योजना नहीं है। यह एक बार फिर नजर आया, जो राष्ट्र अपना चरित्र संभालने को लेकर चौकन्ना नहीं रहता, वो राष्ट्र करीब करीब खत्म होने जैसा ही है और ऐसा साफ समझ लेना चाहिए। मुंबई पुलिस कमिश्नरेट में बैठकर वाजे वसूली कर रहा था और गृह मंत्री को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। सामना में अनिल देशमुख को लेकर ही एक और बड़ी बात लिखी गई है जो एनसीपी को बहुत चुभने वाली है। सामना में लिखा गया है, अनिल देशमुख को गृह मंत्री की पोस्ट एक्सीडेंटली मिल गई। जयंत पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल ने गृह मंत्री का पद स्वीकार करने से मना कर दिया था और तब यह पोस्ट शरद पवार ने देशमुख को सौंपी। अनिल देशमुख ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बेवजह पंगा लिया। गृह मंत्री को कम से कम बोलना चाहिए, बेवजह कैमरे के सामने जाना, जांच का आदेश जारी करना अच्छा नहीं है। संदिग्ध शख्स के घेरे में रहकर राज्य के गृह मंत्री पद पर बैठा कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता। पुलिस डिपार्टमेंट पहले ही बदनाम है, उस पर ऐसी बातों से संदेह बढ़ता है। पुलिस डिपार्टमेंट का नेतृत्व सिर्फ सैल्यूट लेने के लिए नहीं होता, वो प्रखर नेतृत्व देने के लिए होता है। प्रखरता ईमानदारी से तैयार होती है, यह भूलने से कैसे चलेगा। बेहद दिलचस्प बात यह भी है कि सामना के जरिए उद्धव सरकार को लाचार बताया गया है और विक्टिम कार्ड भी खेलने की कोशिश की गई। लिखा क्या है देखिए। लिखा गया है कि परमवीर सिंह ने जब आरोप लगाया तब गृह विभाग और सरकार की धज्जियां उड़ी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के बचाव में एक भी अहम मंत्री फौरन सामने नहीं आया। लोगों को परमवीर का इल्जाम शुरू में सही लगा। इसकी वजह यह है कि सरकार के पास डैमेज कंट्रोल के लिए कोई तैयारी ही नहीं थी। सामना में उद्धव सरकार के लिए भी लिखा है कि अधिकारियों पर निर्भर रहने का नतीजा राज्य सरकार भुगत रही है और सरकार को क्या करना चाहिए यह कहने के लिए यह प्रपंच नहीं है। सरकार फिसलन भरे छोर से फिसल रही है और किस्मत से बच रही है। मुंबई से संवाददाता राजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवसेना नेता किशोर तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी नेता राम कदम इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले इस वक्त मैं शिवसेना नेता किशोर तिवारी से यह जवाब चाहूंगी, जो लेख अब सामना के जरिए सामने आया है और जब सवाल उठाए जा रहे हैं उससे यह बात साफ कहनी होगी कि ऑल इज नॉट वेल, खींचतान है, लेकिन बाहर कुछ और प्रोजेक्ट किया जा रहा है। किशोर जी। हाँ सुरभि, आज पहली बार तुम्हारे डिबेट में आया हूँ जी, और होली का दिन है, इसलिए रजत जी के साथ सारे दर्शक और आपको भी होली की शुभकामनाएं जी। आपके साथ राम कदम भी जी है, वो बंबई के विधायक है, जहां वो एक आध्यात्मिक आदमी भी है और उनके निर्वाचन क्षेत्र में उनको भगवान तरीका पूजा जाता है। तो एक बात मैं बोल दूं, अब मुद्दे की बात कि आत्मचिंतन की आवश्यकता है, ये सामना के मराठी संपादक ने बोला था। वही आत्मचिंतन के बाहर जाकर हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं, एनसीपी और शिवसेना के बीच कोई टकराव नहीं है। ये जो बात की गई है ये बहुत साफ सतूरी है कि एक पुलिस कमिश्नर किसके बोलने पर ये सब कर रहा है। सचिन वाजे को असीमित अधिकार किसने दिए, और जब वो लेटर बॉम्ब निकालता है तो उस पर डैमेज कंट्रोल के लिए मुझे लगता है कि राम कदम गालियां देने को थे, मुझे बोल रहे थे शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा मुंह काला हो गया। और मेरा नाती पूछता था कि तुम्हारा मुंह तो काला नहीं हुआ, ऐसा क्यों बोल रहा है। तो डैमेज कंट्रोल के लिए मिनिस्टर लोग समय पे नहीं कुछ आए। बातों पर मैं आपका ध्यान देना चाहूंगी जो इस पोस्ट में लिखा है। ये कहना कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बेवजह पंगा ले लिया गया, कम से कम बोलना चाहिए, बेवजह कैमरे के सामने नहीं जा रहे। आप कह रहे हैं कि कोई टकराव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको रोकना चाहूंगी। अनिल देशमुख इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सबसे पहले वो भी सुनना जरूरी है। पर जो
एक्स पुलिस कमिश्नर, माजी पुलिस आयुक्त मुंबई, इन्होंने जो आरोप किए थे उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होंगी और जो भी सच है वो सामने आएगा। फोन टैपिंग चलिए, ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन दो टूक इतना जरूर कह दिया कि जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें पूरे मामले की जांच की बात कही थी और रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज द्वारा इस पूरे मामले की जांच की बात की जा रही है। क्या कहा गया अनिल देशमुख की तरफ से, एक बार फिर से सुनिए। मेरे ऊपर जो एक्स पुलिस कमिश्नर, माजी पुलिस आयुक्त मुंबई, इन्होंने जो आरोप किए थे उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होंगी और जो भी सच है वो सामने आएगा। फोन टैपिंग और यहां पर आपने अनिल देशमुख को सुना, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से परमबीर के जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन सभी आरोपों पर जांच की बात की गई है। जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, सीएम जिसमें शामिल थे, उसमें उनके सामने ये बात भी रखी गई थी कि अब इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। शिवसेना नेता इस वक्त किशोर तिवारी हमारे साथ हैं। नपातुला जरूर बोला जा रहा है और एक तरफ जहां सीएम की पूरे मामले पर चुप्पी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं मीडिया के सामने आते हैं, सिर्फ इतना कहते हैं कि जांच की बात कही और जांच होगी, लेकिन आरोप जो लगे हैं उस पर कुछ नहीं कहते। देखो, रिटायर्ड जज अगर ये इंक्वायरी करता है तो मुझे लगता है कि परमवीर जी ने जो कुछ भी कहा है उस सत्य की पूरी की पूरी इंक्वायरी हो जाएगी। अब मैं बताता हूं, कल हमारे जो विपक्ष किरकिरी कर रहा है, तो विपक्ष के नेता देवेंद्र जी जो है, मैं देवेंद्र जी की बात करता हूं कि देवेंद्र जी ने हमारे सचिन सावंत जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने ना तो 6 GB की कोई ड्राइव दी, नहीं तो उन्होंने आज तक कोई तथ्य रखे। तो विपक्ष के नेता ने क्या कहा मैं बताता हूं कि सचिन सावंत ये एक चिल्लर आदमी है और चिल्लर आदमियों के मैं आरोपों के उत्तर देता नहीं। हमारे यहाँ राम कदम, मेरे सवाल आपसे उन पॉइंटर्स पे हैं जो शिवसेना में लिखा गया है। शिवसेना में तो साफ कह रहे हैं एक्सीडेंटल गृह मंत्री बन गई है। अरे मुझे तो एक बात करने दो कि देवेंद्र फडणवीस तथ्यों से बचते हुए कहा कि चिल्लर नेता के लिए मैं आरोप का जवाब नहीं देता। हमारे यहाँ राम कदम जो चिल्लर नेता है वो सचिन सावंत का जवाब देंगे। तो आपका इंडिया टीवी पूरे भारत में नंबर 1 है, तो आप चिल्लर लोगों को प्रवक्ता बोल के बुलाया मत करो, क्योंकि जो तथ्यों से बचने की बात कर रहे हैं, जो तथ्य इस वक्त और जो पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रही हूँ आप उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन चलिए, मैं राम कदम साहब से इस पर जवाब ले लेती हूँ। अब एक बार फिर से आपको लेकर, विपक्ष को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। राम कदम जी। सुरभि जी, शिवसेना के नेता बोलते समय हम बिल्कुल मौन थे, उनको पूरा बोलने का मौका दिया, अब वो सुनने का साहस रखें। सबसे प्रथम बिंदु, हमने कभी व्यक्ति विशेष टिप्पणी नहीं की। जब हमने कहा था कि दागी चेहरा है, तो दागी चेहरा तीनों दलों का और सरकार का दागी चेहरा है और वो दुनिया के सामने आया है, देश के सामने आया है। तो यहाँ पर किशोर जी ने स्वयं के लिए लिया होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा, व्यक्ति विशेष हम टिप्पणी कभी नहीं करते, पर सरकार का काला दागी चेहरा है, ये पुरजोर तरीके से मुखरता से हमें अब कहना होगा। अब रहा सवाल आज का सामना की संपादिका कौन है? स्वयं मुख्यमंत्री जी की अर्धांगिनी रश्मि ठाकरे जी है। सामना कोई अखबार नहीं है, शिवसेना दल का अपने विचार रखने का एक पैम्पलेट जो अखबार की तरह दिखता है, ऐसा वो एक पैम्पलेट है। अब उसमें जो शिवसेना को जो बातें कहनी है वो उसमें लिखी जाती है, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता ये सामना की अपनी अलग विचारधारा है, शिवसेना की अलग विचारधारा है। उसमें कहा जाता है गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की ईमानदारी पर सवाल उठाया जाता है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री स्वयं बैठे हैं, उनका अधिकार है कि यदि किसी ईमानदारी पर अगर सवाल उठाते हो अपने ही अखबार में,
तो उनका इस्तीफा आप क्यों नहीं लेते हो? गिरगिट भी इतनी तेजी से रंग नहीं बदलता जितनी तेजी से शिवसेना और ये तीनों दल रंग बदल रहे हैं, ये देश देख रहा है। अब क्या होड़ मची है, खेल महाराष्ट्र में ये हो रहा है कि पूरी तरह से इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, मुख्यमंत्री जी की पत्नी जो सामना की संपादिका है उनका अखबार कह रहा है महाराष्ट्र सरकार की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है और कोई भी उनके बचाव में नहीं आया। यानी तीनों दल का मनमुटाव, तीनों दल के आपसी झगड़े, अभी आपसी झगड़े जो आने वाली करोड़ों की वसूली थी उसको हिस्से को लेकर के थी या अन्य कौन से कारण थे, वो उस बात का जवाब वे स्वयं देंगे। पर जब मुख्यमंत्री जी की पत्नी का अखबार ये कहता है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खामोश क्यों है? वे देशमुख जी का इस्तीफा लेने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाते? क्या देशमुख जी मुंह खोल देंगे, ये उनको डर है? मुंह खोलने के बाद ये तीनों दल के नेता कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, ये डर है। कौन सा डर है? जो वाजे अब तक इनका लाडला दुलारा प्यारा था, बड़ी मोहब्बत थी, किशोर जी तो हर चैनल पे बहुत मुखरता से वाजे का पक्ष रख रहे थे। आज अचानक रात भर में ऐसा क्या हुआ, वही वादे को लेकर के सारा का सारा जिम्मा अब एनसीपी के माथे पे थोप रहे हो। अब इनमें होड़ लगी है। हम तो ईमानदार हैं, हम तो साफ सुथरे हैं, जो भी किया गलत। पहले चुप्पी को लेकर सवाल उठाए, अब इस्तीफे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तिवारी साहब, आप तो हर बार यहाँ शिवसेना की तरफ से बयान आता है कि इस्तीफा तो बनता ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, इस्तीफे की तो मांग ही नहीं हो सकती। मैं बात करूं? हाँ जी, बोलिए बोलिए। देखिए सुरभि जी, निवृत्त न्यायाधीश अगर बीजेपी भी सजेस्ट करे तो चलेगा, वो इंक्वायरी करे और मेरे अनिल देशमुख पर कोई भी आरोप सिद्ध होता है तो वो तो सार्वजनिक जीवन से निकल जाएंगे। वो नागपुर के हैं और एक गरीब किसान के बेटे हैं और ओबीसी है, कर बीजेपी उनको टारगेट कर रही है। मैं बता रहा हूं, अनिल देशमुख के 30 साल के करियर में एज ए मिनिस्टर कभी कोई भ्रष्टाचार का उनपे चार्ज नहीं लगा और केवल जो पुलिस कमिश्नर नाराज हो जाता है और वो ऐसे आरोप करता है तो कैसा होगा? आप तो समझ लीजिए ना कि ये तो सामने से चारित्र हनन कर रहे, उनको क्या जिंदगी से तुम बाहर करते। और हमारे सरकार के अंदर भ्रष्ट अधिकारी है, जो भ्रष्ट अधिकारी सरकार को गलत सलाह देते हैं, ये बात से मैं सहमत हूं। और भ्रष्ट अधिकारियों की जो निवृत्त अधिकारी है जिनका पुनर्वसन किया है, जैसे कोई भी निर्णायक मंडल पे पुनर्वसन हुआ है, ऐसे सब अधिकारी और एक्टिव अधिकारी जो बीजेपी को इंफॉर्मेशन यानी आप साफ ये कह रहे हैं ना कि कोई कंफ्यूजन है सरकार के अंदर। इस बारे में और बात करूं आपसे, उससे पहले एक बार बता दूं कि जाहिर है सामना के इस लेख के बाद अब शिवसेना एनसीपी में टेंशन तो बढ़ने लगी है। इस बीच मुंबई के मनसुख मर्डर केस में भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए सूत्रों का यह दावा है कि उन्होंने मनसुख हिरेन की हत्या की मिस्ट्री को सुलझा लिया है और एनआईए के हाथ इस केस से जुड़ा एक अहम सीसीटीवी फुटेज लगा है। इंडिया टीवी को जांच एजेंसी के सोर्सेज से यह पता चला है कि मनसुख हिरेन 3 मार्च को सचिन वाजे से मिलने उसके कैबिन में पहुंचे थे और इस मीटिंग में वाजे ने मनसुख पर जिलेटिन केस अपने ऊपर लेने का दबाव बनाया था। वाजे ने मनसुख से वादा किया था कि अगर वो इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना तो वो उसे बड़े आराम से एंटीलिया जिलेटिन मामले से बाहर निकाल लेगा। दरअसल जिलेटिन केस 2 मार्च को एसीपी नितिन अलुखनरे को ट्रांसफर कर दिया गया था और नितिन अलुखनरे मनसुख का बयान लेने वाले थे। वाजे को डर यह सता रहा था कि कहीं मनसुख उनके सामने सच ना उगल दे और यही वजह है कि वाजे ने मनसुख पर दबाव भी बनाया। लेकिन जब मनसुख नहीं माना और कैबिन से चला गया तो वाजे ने फर्जी सिम कार्ड से 4 मार्च को तावड़े बनकर मनसुख को फोन किया। एनआईए सूत्रों के मुताबिक उसी रात यानी 4 मार्च को ही मनसुख का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को डंप कर दिया गया, जो कि अगले दिन यानी 5 मार्च की सुबह मुंब्रा रेती बंदर पर मिली थी। दरअसल 3 मार्च को बता दें, जब सचिन वाजे और मनसुख के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई थी, उसको लेकर हमारे सोर्सेस फिलहाल क्या बता रहे हैं। कैबिन में 2 लोग उस वक्त मौजूद थे। एनआईए ने दोनों शख्स की पहचान भी कर ली और इनमें से एक कांस्टेबल है, दूसरा मुंबई में होटल चलाता है और एनआईए के सामने इन दोनों के बयान भी दर्ज करा लिए गए हैं। राजेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, कई अहम सबूत जो ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह से पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई।
बिल्कुल एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सचिन वाजे और उनके साथियों पर शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। अहम सबूत जो है वो एनआईए के हाथ में लगा है। इस होटेलियर का बयान जो है वो बहुत कुछ साफ करता है। मनसुख की पत्नी ने जो बयान एटीएस को दिया था उसी से मिलता जुलता बयान है। मनसुख की पत्नी ने भी कहा था कि मनसुख ने उन्हें बताया था कि सचिन वाजे सारा आरोप खुद पर लेने के लिए उसे कह रहे थे, दबाव डाल रहे थे। अब जो होटेलियर का बयान सामने आया उसमें भी बहुत कुछ यही बातें नजर आ रही हैं, सामने आ रही हैं कि सचिन वाजे मनसुख पर दबाव डाल रहा था कि वो पूरा ब्लेम जो है वो अपने ऊपर ले ले, जिलेटिन रखने की बात भी अपने ऊपर ले ले, वो उसे उस केस से बाहर निकाल लेगा। मनसुख तैयार नहीं हो रहा था, ये बात भी होटेलियर ने अपने बयान में एनआईए को बताई है, क्योंकि मनसुख ये बात कहते हुए केबिन से बाहर निकला था कि वो उसने कोई गलत काम नहीं किया और वो अपने इस तरीके का कोई भी इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं लेगा। एक बड़ी अहम बात और बताई होटेलियर ने कि उस रोज़ जब वो सचिन वाजे के केबिन में पहुंचा था पैसे देने के लिए, हफ्ता वसूली के जो पैसे होते हैं वो सचिन वाजे अपने केबिन में लेता था, वो देने के लिए जब पहुंचा तो वहां पर दूसरे क्राइम यूनिट का भी एक इंस्पेक्टर मौजूद था, वो भी जांच के घेरे में है। एनआईए उससे भी पूछताछ करेगी। एटीएस उस इंस्पेक्टर से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। सुरभि जी, चलिए राजेश, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। और तिवारी साहब और राम कदम साहब, वक्त की कमी थी, इस चर्चा को मुझे यहीं खत्म करना होगा, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार की चुप्पी को लेकर और ये कहना कि एक्सीडेंटल गृह मंत्री बन गए, उसको लेकर भी आगे और क्या रिएक्शंस आते हैं, इस बारे में अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना है, ब्रेक के बाद बताएंगे कोरोना के डेंजरस संक्रमण से कैसे लगा होली पर ग्रहण। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।